1973 के आइन की एक जो बुनियादी चीज़ थी जो कि 1962 और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन से मुख्तलिफ थी वो ये कि एक ऐवान बाला होना चाहिए और पाकिस्तान के लेजिस्लेचर में सेनेट का एक बुनियादी किरदार। अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सेनेट को तस्वर कर रही थी और पार्लियामेंट की तमाम पार्टियां उसको तस्वर कर रही थी, तो उसमें उसका जो किरदार था वो था कि फेडरेशन को किसी तरह से मुस्तहकम रखे और बात करे चारों सूबों की। लेकिन हमने देखा पिछले 2-3 दहाई में सेनेट का किरदार मुतनाज़ा से मुतनाज़ा होता गया। उसमें पहली जो तनकीद की जाती थी वो ये कि बराह रास्त इंतखाबात नहीं किए जाते, और दूसरा कि जब बहुत संजीदा वोटिंग की बात की जाती है, रेजोल्यूशंस की बात की जाती है, तो अक्सर दबाव में या हॉर्स ट्रेडिंग में जो सेनेट का असल मकसद होता है उसको गुमराह कर दिया जाता है, सेनेट को गुमराह कर दिया जाता है, और जो विल ऑफ द पीपल है उसको किसी तरह से सैबोटाज किया जाता है। शराजी साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश ये कर रही है कि शो ऑफ हैंड्स के वोट के ज़रिए कि आप हाथ दिखाएंगे और एक शफाफ तरीके से वोट करेंगे तो काफ़ी जो कोताहियाँ हैं वो किसी तरह से दुरुस्त की जाएंगी। लेकिन आपने देखा अभी जो मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा का कहना है कि जी ये आपको अब क्यों याद आ रहा है, और ये सब का सब ऑपोजिशन को डिरेल करना और मार्जिनलाइज करने के लिए है। और साथ में सर अगर ये भी कहते चलें कि फरवरी में अब इंतखाबात होंगे, 1 महीना पहले, उसमें भी नवाज लीग के लीडरान ने तनकीद की है कि ये आप स्केड्यूल से पहले कर रहे हैं ऑपोजिशन को नॉकआउट करने के लिए। किस तरह देखते शराज साहब? देखिए, मेरे ख़्याल में ये बहस कोई आज की नहीं है, बल्कि जो गुज़श्ता इलेक्शन हुए थे सेनेट के, और उसके अंदर आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा से कोई 20 MPs तहरीक इंसाफ से इस बुनियाद पर फ़ारिग किए गए थे कि उन्होंने अपना वोट फ़रोख्त किया था और पार्टी विश और विल के अगेंस्ट उन्होंने वोट डाले थे। और आपको ये भी याद होगा कि वहाँ पीपल्स पार्टी के कुल को 3 MPs थे और वहाँ से रुबीना खालिद साहबा को 17 वोट या 19 वोट लेके सेनेटर मुंतखब हुई थी और लोग हैरान हो गए थे। वजह यही है मेरे ख़्याल में, तो ये बहस तो बड़ी पुरानी है और मेरे ख़्याल में तमाम जमात इस बात से मुत्तफ़िक भी हैं कि ऐसा होना चाहिए कि कम अज़ कम ऐवान बाला जिसे कहा जाता है और अपर हाउस है, उस अपर हाउस के अंदर फेयर प्ले होना चाहिए और ऐसे लोग आने चाहिए कि जो बहरहाल उस मनसब के काबिल भी हों। तो मेरा ख़्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि ये होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ हमें देखने को मिली हैं। वोटों की खुलेआम ख़रीद व फ़रोख्त होती है और लोग इस तरह इस ऐवान का हिस्सा बनते हैं। तो अगर इमरान खान साहब ने इस मौके पे ये बात कर दिया जिसको मेक श्योर करना जा रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और यही वजह है कि तमाम जमातों के पास इसके अगेंस्ट कोई आर्गूमेंट नहीं है, सिवाय इसके कि इलेक्शन जल्दी क्यों कराए जा रहे हैं। वो भी मेरा ख्याल में देखा जाए तो असद मार्च में जाके मिड में इनकी मुद्दत मुकम्मल हो रही है 50% अरकान की, और उससे 1 माह पहले तो गया कि मिड ऑफ फरवरी में अगर आप करवाते हैं तो उसको जल्दी नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने पहले हफ्ते में कोई इंतखाबात का इनेकाद करा दिया तो शायद उसे थोड़ा सा जल्दी कहा जा सकता है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें भी कोई इतनी ज़्यादा कबाहत होनी चाहिए। साहब, इस फरवरी मार्च कंट्रोवर्सी से पहले ज़रा अहमद बिलाल महबूब साहब की भी राय कर लेते हैं इस नए रिफॉर्म के हवाले से। अहमद साहब प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के। बहुत शुक्रिया अहमद साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। ये बताइएगा सर, और जानते हैं कि इससे पहले भी हम इसी टॉपिक पर आपकी राय ले चुके हैं, लेकिन अगर खसूसी तौर पर बात करें शो ऑफ हैंड्स पे जनाब, अब ये भी एक कंट्रोवर्सी बन गई है। पहले भी आपने कहा कि इसकी कोई अशद ज़रूरत तो नहीं, किस तरह देखते हैं सर? मेरी राय में तो ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी। हुकूमत का ख्याल ये है कि हम एक सुप्रीम कोर्ट से राय ले रहे हैं और उसके मुताबिक तो उनका ख्याल ये है कि इसमें कानून में एक तरमीम, और वो भी ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो इतना बड़ा फैसला कर लेंगे। मेरे ख्याल में ये 2 लेवल्स पे बिल्कुल गलत बात है। एक तो गलत बात यह है कि आपको ये काम बहरहाल पार्लियामेंट के थ्रू करना चाहिए, आप कोर्ट के थ्रू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसे अप्रूव कर भी दे
तो फिर वो जी कानून में तरमीम भी ऑर्डिनेंस के जरिए करना चाह रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके बारे में ये सोचना भी जमहूरी स्पिरिट के खिलाफ है। अव्वल तो होगा क्या उसका पता नहीं, और तीसरी बात फिर मैं वही कहूँगा कि इसकी आखिर क्या ऐसी अशद ज़रूरत पेश आई है, कोई इमरजेंसी हो तो आप इस किस्म की चीज़ करें भी, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है। पिछले इतने सालों से ये निज़ाम चल रहा है, तो अगर आप समझते हैं गलत है भी, तो फिर इसको इस दफ़ा चलने दीजिए या इसको पार्लियामेंट से पास कराइए। नहीं तो तो मुझे तो अहमद ये साहब, और गलत लगता है। मैं शराजी साहब की भी ओपिनियन शामिल करना चाहूँगा, लेकिन अगर अदालत उज़्मा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सिर्फ ये तक बता दे कि इस तरह का रिफॉर्म आईनी है कि नहीं है, जिस तरह आप बेहतर जानते हैं जनाब 2005 में उन्होंने मुत्तहदा मजलिस अमल के मुतसिब के बिल के मुतालिक कहा था कि ये गैर कानूनी है, और फिर ये भी तशरीह कर दी थी कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन फिर भी बाइंडिंग है एग्जीक्यूटिव पे। अगर वो सिर्फ इस सवाल को डिलिनिएट कर दें, जो अटर्नी जनरल का कहना है कि क्या ये किया जा सकता है कि नहीं, क्या आपको तब भी लगता है कि ये पार्लियामान के इख्तियारात को यूसर्व करना होगा? मैं समझता हूं कि इन स्पिरिट तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें पार्लियामेंट को ही लेजिस्लेट करके इस मामले को रिजॉल्व करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि कोर्ट के पास ये जाना इटसेल्फ बाईपास करने के मतरादिफ है। लेकिन फर्ज कीजिए कोर्ट कह दे कि हाँ जी आप कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना इरादा ये जाहिर किया है कि हम ये कानून में तरमीम करेंगे बजरिया ऑर्डिनेंस, वो भी यानी ये पार्लियामेंट के पास नहीं जाएंगे। तो ये दोनों प्लेन्स पे मेरे ख्याल में गलत बात है, इरिस्पेक्टिव के कोर्ट फाइनली क्या कहती है। जब कोर्ट कह देगी तो कानूनी तौर पे तो वो हो जाएगा, लेकिन अगली स्टेज ये होगी कि फिर वो ऑर्डिनेंस जारी करेंगे बजाय इसके कि वो पार्लियामेंट के पास जाएं। तो ये करना चंद हालात में बहुत शायद ज़रूरी हो और हंगामी तौर पे कोई सूरत पैदा हो जाए तो शायद करना भी पड़े, इसीलिए ये प्रोविजंस हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मामले में कोई ऐसी हंगामी सूरत नहीं है जिसके लिए किया जाए। तो बिल्कुल ये गलत सी बात मुझे लगती है असूली तौर पे जो ये करने जा रहे हैं। ठीक, इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जाएगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। ऐवान बाला के इंतखाबी इस्लाहात पर बात की जा रही है। पिलडाट प्रेसिडेंट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ हैं। अहमद साहब, ये बताइएगा जनाब, आपने अभी कहा कि जी ऑर्डिनेंस के ज़रिए नहीं होना चाहिए, आप अदालत को भी शामिल कर रहे हैं। ये बताएं सर कि अगर ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए ना होता, पार्लियामान के ज़रिए होता, कोर्ट में ये हुकूमत ना जाती, इज़ द रिफॉर्म इटसेल्फ वैलिड कि जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए आप ये चीज़ करें, सीक्रेट बैलेटिंग ख़त्म कर दें, इस तरह के जो नॉन ट्रांसपेरेंट तरीक़ेकार हैं उनको ख़त्म कर दें, क्या वो उस हद तक सर दुरुस्त है कि नहीं? मेरी राय यह है कि यह भी दुरुस्त नहीं है। मेरी इस बारे अच्छा, में कंसिस्टेंट राय है कि कुछ आज़ादियां हैं जो लेजिस्लेटर्स को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई हैं। देखिए, लेजिस्लेटर्स को 4 चीज़ों के ऊपर बाइंड किया हुआ है कि उसमें वो पार्टी की डायरेक्शन पे चलने के पाबंद हैं। अगर वो ना करें तो फिर डिफेक्शन क्लास लागू हो जाती है और वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, रुकनियत से महरूम हो सकते हैं। उन 4 चीज़ों के अलावा वो बाकी चीज़ों के अंदर आज़ाद हैं, और उनमें से एक चीज़ ये भी है कि वो सेनेट में जिस उम्मीदवार को मुनासिब समझें वो उसे वोट दें, क्योंकि उसमें राजदारी भी है और उस पर डिफेक्शन क्लास भी लागू नहीं होती। और मैं ये समझता हूँ कि लेजिस्लेटर्स जो हैं उनको जी, टोटली आप रोबोट बना दें और उनको हर चीज़ के अंदर बाइंड कर दें, तो ये गैर मुनासिब बात है। आफ्टर ऑल वो इलेक्टेड लोग हैं, उनको अपनी कोई राय के इस्तेमाल का हक होना चाहिए। तो उनसे क्यों, ठीक, और ये होता ये है कि अब पार्टियों की जो डायरेक्शन होती है उसमें पार्टी के लीडर का डायरेक्शन असल में होती है। तो ये बिल्कुल आज़ादी के खिलाफ है और मैं समझता हूँ जमहूरी स्पिरिट के खिलाफ है। अगर चंद लोग, कोई 1-2 लोग करप्शन करते भी हैं तो आप उनके जी, खिलाफ एक्शन लीजिए, बजाय इसके कि आप पूरे निज़ाम को जकड़ दें और उसके ऊपर पाबंदियां लगा दें। ठीक। लेकिन जी, शराई साहब। लेकिन कैसे होगा अहमद बिलाल साहब, उन लोगों के खिलाफ एक्शन कैसे होगा जब आपको इल्म ही नहीं है कि किन लोगों ने किन को वोट डाला। रिसेंट पास में आप चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आई, 14 या 18 लोग थे जिन्होंने पार्टी विश एंड विल के अगेंस्ट वोट डाला।
आज तक वो लोगों का मालूम नहीं है, तो कैसे उनको पनिश किया जाएगा? और फिर अगर सिर्फ इलेक्शन एक्ट के अंदर कुछ तरमीम तब्दीली की जाती है तो उसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि पार्लियामान में जाना चाहिए, या अगेन आप सुप्रीम कोर्ट से कुछ गाइडेंस लेके तो ये काम कर सकते हैं? और आपको लगता नहीं है कि माजी में जिस तरह वोट बिकते रहे, खरीदो फरोख्त होती रही, तो सर एक बहरहाल एक मजबूत वजूहात तो हैं जिसकी बुनियाद पे बार बार बात की जा रही है, और जैसे आप फरमा रहे हैं कि अगरचे लोगों को फ्री विल के तहत वोट देना चाहिए, लेकिन माजी में सर ऐसा तो नहीं है कि किसी को लगा कि ये कैंडिडेट बड़ा अच्छा है, मेरिट पे इस बुनियाद पे वोट दे रहे हैं? आपको भी पता है, दुनिया को पता है सर, कि लोग पैसे लेते उसके अगेंस्ट वोट डालते हैं। सच्ची बात है कि मुझे नहीं पता, ये बहुत इल्जाम लगे हैं और लगते रहते हैं सर, ये इल्जाम लगते रहते हैं, लेकिन किसी को साबित जब तक आप ना करें आप कैसे कहेंगे? और ये इसलिए ज़्यादा एग्जैजरेटेड है कि ये जो पार्टियों के लीडर हैं, ये नहीं चाहते कि उनकी मर्जी के खिलाफ कोई शख्स वोट दे। अगर कोई शख्स वोट दे दे तो फिर उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए ये बात बड़ी शद्दोमत से कही जाती है कि ये करप्शन की गई है। अब किसी ने अगर पार्टी की मर्जी के बरखिलाफ वोट दे दिया है, जिसका कानून और दस्तूर उसको इजाज़त देता है, तो वो लाजमी नहीं है कि वो करप्शन की है। अगर किसी ने करप्शन की है तो फिर आप उसका कोई सबूत ढूंढेंगे, कोई ट्रेस करेंगे, और पार्टियों के पास ऐसे तरीके होते हैं कि वो ऐसी चीज़ों के बारे में मालूम कर लेते हैं, और उनको पार्टियों से निकालने में तो किसी को कोई पाबंदी नहीं है ना। आफ्टर ऑल तहरीक इंसाफ ने अपने 20 लोग निकाले थे, उससे पहले एएनपी ने भी निकाले थे। अगर किसी पे आपको शक भी है और आप उसे निकालना चाहते हैं तो पार्टी के अंदर अपनी कार्रवाई करें, डिसिप्लिनरी उन्हें निकाल दें, उससे दूसरे लोगों को तंबीह होगी। लेकिन ये कि तमाम लोगों को ये कह देना कि ये करप्शन हो रही है और ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादती की बात है। ये सिर्फ पार्टियों के अंदर लीडर्स की डिक्टेटरशिप को कायम रखने का भी एक तरीका है। अच्छा अहमद बलाल, महबूब साहब, सेनेट के बारे में कहा जाता है कि उसको कुछ जो अवाम पसंद कुव्वतें हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक दीवार बननी चाहिए और पॉपुलिज्म को रोकना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि अमरीकी निज़ाम में बराह रास्त इंतखाबात होते हैं। क्या यहाँ और सेनेटर्स पे अक्सर यही तनकीद की जाती है कि या तो उनके कोई पुराने खिदमात होते हैं जिसके नतीजे में उनको सेनेट की सीट से नवाजा जाता है, या जिस तरह शराजी साहब ने कहा उनका पार्टी फाइनेंसिंग में बहुत एक बड़ा और मरकज़ी किरदार होता है। तो इससे हट के जनाब अभी भी तरीक़ाकार काफ़ी पेचीदा है, उसमें सूबाई असम्बली का रोल होता है, फिर सेनेट के अपने इंटरनल प्रोसीजर्स होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस कर लेनी चाहिए जनाब, ताकि एक तरह से एक मैंडेट हो और एक अपनी एक ऑर्गेनिक किस्म की कंस्टिट्यूंसी हो, ताकि आप पार्टी के हेड के इतने मातहत ना हो। देखिए, पार्टी के हेड के अंदर मातहती का आलम तो ये है कि जो लोग डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं नेशनल असम्बली के अंदर, उनके अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर भी कोई आज़ादी की कोई बहुत बड़ी रमक नज़र नहीं आती हमें। तो इसलिए डायरेक्ट होने से कोई उसका तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं एक दूसरी बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूं कि हर मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर होता है, आप इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसमें हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। दुनिया के अंदर जो सेनेट है, अपर हाउस है, वो मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ इलेक्ट होता है। आपने अमेरिका की मिसाल दी, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन दुनिया के कई मुल्क हैं जहाँ नॉमिनेट होता है, बरतानिया में नॉमिनेट होता है, इसी तरह कनाडा के अंदर भी नॉमिनेट होता है। तो ये दुनिया, पाकिस्तान के अंदर ये, इस तरह इंडिया के अंदर भी स्टेट असम्बलीज जो हैं, लेजिस्लेटिव असम्बलीज, वो उसे इलेक्ट करती हैं, क्योंकि ये बहस फेडरेशन में तो ये सूबों के नुमाइंदे होते हैं। तो यहाँ पे अगर इख्तियारात आप सेनेट को नहीं पूरे देंगे, मसला ये कि इस वक्त उन्हें मनी बिल पूरा पास करने का इख्तियार नहीं है, तो वो इसलिए है कि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। अगर आप उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे तो फिर आपको इख्तियारात के अंदर भी वो तवाज़ुन को तब्दील करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि फिर वो तमाम इख्तियारात जो कौमी असम्बली को हासिल है वो फिर सेनेट को भी हासिल होने चाहिए। तो उससे हमारा आर्किटेक्चर बदल जाएगा। ये हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर ज़रा गहरे गौर व फिक्र की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सूबों और मरकज़ के दरमियान हमेशा तनाज़ा रहा है इख्तियारात का, तो वो बड़ा एक डेलिकेट सा बैलेंस है। मैं समझता हूँ कि वो डिस्टर्ब होगा
हो सकता है कि उसे करना चाहिए, लेकिन कोई बड़ी वजह मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि सूबों की नुमाइंदगी है, सूबे उसे अपनी सूबाई असम्बली के जरिए इलेक्ट करके भेज दें तो वो बिल्कुल काफ़ी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, अहमद बिलाल साहब, क्या इस मिनिमम तरमीम पे या तरीक़ाकार में तब्दीली पे आपको लगता है कि कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए कि अगर बैलेट पेपर के ऊपर बैलेट पोस्ट करने वाले का नाम भी दर्ज हो कि किस शख्स ने ये वोट कास्ट किया है, ताकि फ्यूचर में जो आप भी फरमा रहे हैं अगर किसी ने कोई करप्शन की भी है तो उसको उस बारे में जानने के लिए पता लगाया जाए, अगर जो सिक्रेसी को बरकरार रखा जाए, बट फ्यूचर में अगर कोई तहकीकात की जाए तो इल्म हो सके कि किस एमपीए ने किसको वोट डाला। इस हद तक आपको लगता है कि अगर हो जाए तो उससे भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? नहीं शराजी साहब, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मौजूदा जो राजदारी का सिस्टम है सीक्रेट बैलेट का, उसे कायम रहना चाहिए। आप असल में इम्प्लॉय क्या कर रहे हैं? हम इम्प्लॉय ये कर रहे हैं कि हमारे सूबाई असम्बली के जो मेंबर्स हैं, जिन्हें इन्हीं पार्टियों ने टिकट दे के इलेक्ट करवाया है, वो नाकाबिले एतबार लोग हैं, उनको खुल के सामने आके बताएं कि किसको वोट दिया है। ये इम्प्लीकेशन बजाते खुद मेरे लिए बहुत तकलीफ दे बात है। आप ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जिनके ऊपर आपको एतबार नहीं है, फिर आप उनको कहते हैं कि नहीं हमें सामने बैलेट पेपर भी दिखाओ, तो ये सारा सिस्टम हमें कहाँ लेके जाएगा? कल को आप कहेंगे जनरल इलेक्शन में लोग, इल्ज़ाम लगता है कि बिरयानी की प्लेट खा के वो वोट दे देते हैं, वो छोटे छोटे लालचों में आके वोट दे देते हैं, तो उनको भी वोट दिखाना चाहिए। देखिए, इसको कहीं रुकना चाहिए। ये सिस्टम के अंदर एक सैंक्टिटी है, उसे चलने दें। एक दो लोग आते हैं, आपको कोई अहमद शक साहब, पड़ता है, असल में निकाल दो हमारा पार्टी से। वक्त क्योंकि बहुत कम हो रहा है, अहमद बिलाल महबूब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, बहुत शुक्रिया सर शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का और अपनी एक्सपर्टीज से हमें आगाह करने का। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दोहराए। अक्सर इस प्रोग्राम पे हम बात करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कोर कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, तज़ादात होते हैं जिन पर बात की जा सकती है। यहाँ पीडीएम, जो कि कहने को तो ऑपोजिशन की अलायंस है, जमहूरियत बहाल करने के लिए ये चाहते हैं कि हुकूमत को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने से पहले घर चले जाना चाहिए। फिर वो ये चाहते हैं कि 31 जनवरी तक अगर इमरान खान साहब इस्तीफ़ा ना दें तो वो सब इस्तीफ़े दे देंगे। फिर तीसरा, मरीम नवाज़ साहिबा, जो कि एक फेमिनिस्ट आइकॉन हैं, वो बात करती हैं कि जी चूड़ियाँ पहननी चाहिए और घर बैठना चाहिए, उनको क्या लगता है कि हम ये सब कुछ करेंगे। और वो जो एक मुस्लिम लीग का एक काफ़ी एंटी फेमिनिस्ट एक कल्चर था जिसको मरीम साहिबा ने दूर किया और उसके ख़िलाफ़ जदोजहद किया, 90 की दहाई का जो कल्चर था उसको एक तरह से शायद अनवेटिंगली बहाल कर दिया। तो शराजी साहब, जब इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिलते हैं कि जी दे शुड रिज़ाइन अदरवाइज वी विल रिज़ाइन, तो क्या कहते हैं सर? क्योंकि मुझे ख़ास समझ नहीं आ रही अब ये बयानिया जा कहाँ रहा है। लाहौर वाले जलसे के बाद जहाँ अचकज़ई साहब जैसे लोग आए सामने और फिर उसके जवाब में फयाजुल हसन चौहान साहब जैसे लोग आए दूसरी तरफ से, सो बहुत अच्छी और तामीरी बातें हो रही हैं, वो भी पॉलिसी और लेजिस्लेशन के मुतालिक। देखें, जो 20 सितंबर की एपीसी के बाद एक बयानिया बना है, उस बयानिया का तकाजा तो ये है कि एग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाए, और मेरा ख़्याल है वो एग्रेसिव अप्रोच हमें बयानात की हद तक तो ज़रूर देखने को मिल रही है असद, लेकिन प्रैक्टिकली तो मेरा ख़्याल में ऐसा हरगिज़ नहीं है। और हम नहीं कह रहे, अक्सरियत नाकदीन की यही कह रही है कि अपोजिशन के कैंप्स के अंदर वो एक इत्तेहाद, यकजहती और यूनिफॉर्मिटी नज़र नहीं आ रही। कहीं ना कहीं इख्तलाफात ज़रूर मौजूद हैं जिनका कभी ना कभी इजहार हो जाता है और कभी इजहार नहीं होता, लेकिन कहीं अंडर द कारपेट ज़रूर मौजूद है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि 13 दिसंबर के जलसे से पहले अगरचे ये लग रहा था कि फ़ैसला हो गया है कि इस्तीफ़े आ रहे हैं, और यही वजह है कि नून लीग की क़यादत ने तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे इस्तीफ़े अपलोड भी कर दिए थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस मामले पे भी कहा कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, इस मामले पे और डिबेट होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जब हम अपनी मरकज़ी मजलिस आमला से पूछेंगे कि इस मामले पे क्या फ़ैसला होना चाहिए, तो आपने देखा
कि उसके बाद जो 13 दिसंबर का जलसा हुआ उसके अंदर भी हमें किस तरह की अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली। इवन के जो लॉन्ग मार्च की बात हो रही थी उस हवाले से भी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई। अगले दिन जब एहसास हुआ अपोजिशन को कि कल का जलसा हुआ वो भी कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था, और फिर कल लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कोई वाज़े ऐलान होगा, वो भी नहीं हो सका। शिराजी साहब, तो फिर उसके बाद दोबारा इंटरप्ट कर रहा हूं सर, उसमें नून लीग की नायब सदर का कहना था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मीनार पाकिस्तान तक पहुंच नहीं पाए सर, तो वो भी बात जरा सामने रखिएगा। अच्छा, तो वो इनफैक्ट उसका इजहार उन्होंने उस वक्त नहीं किया और अगले दिन को करना। अच्छा, वो लोग मीनार पाकिस्तान के पीछे थे। अच्छा, पीछे थे और क्योंकि वो आगे आ नहीं सके लिहाजा कोई अनाउंसमेंट इसीलिए नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल में जो कुछ भी वजूहात हों, लेकिन लगता यही है असद के ये जो कन्फ्यूजन और जो एक तरह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो प्रिवेल करती है। खुद नून लीग के अंदर अब ये बातें कही जा रही हैं और किसी से कहलवाई जा रही हैं कि कुछ लोग पार्टी के अंदर है कि जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो शहबाज शरीफ साहब के जो गिरफ्तार हैं, ज़ेर असीर हैं, उनसे हिदायत लेके तो आगे बढ़ रहे हैं और एक कन्फ्यूजन का माहौल बना रहे हैं। तो पार्टी के अंदर अगर ये सूरत हाल हो, फिर मैंने लास्ट भी प्रोग्राम में ये बात की थी कि इस वक्त सबसे ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी पीपल्स पार्टी को। सिंध में वो इक़्तिदार में है, उनको इक़्तिदार अपना छोड़ना पड़ेगा, वहाँ से उनको हाथ धोने पड़ेंगे। उसके बाद ये जो बयानिया है, मैंने पहले भी कहा है, इसकी ओनरशिप जो है वो नून लीग के पास है। कल को अगर ये बयानिया कामयाब हो जाता है तो उसकी पहली बेनिफिशरी नून लीग होगी असद, तो वो दूसरा नुकसान होगा पीपल्स पार्टी को। तो मुझे नहीं लगता कि सियासी तौर पे ये जो इतना बड़ा फैसला करेंगे कि जिसका बेनिफिट किसी और को जा रहा हो और कुर्बानी आप दे रहे हो, और जिस तरह मरियम नवाज साहबा चाह रही हैं, जो मौलाना फजल रहमान साहब चाह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली पीपल्स पार्टी चलेगी। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि आखिर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है इस मूवमेंट का। आपने देखा होगा कि पंजाब में जो नवाज लीग का गढ़ है सर, नवाज लीग का मरकज है, तो वहाँ मुल्तान में जो रज़ा गिलानी साहब की सियासत एक बार फिर सामने आई, आसिफा भुट्टो साहिबा लॉन्च हो गई, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को फिलहाल सिंध हुकूमत नहीं छोड़नी पड़ रही। तो पीपल्स पार्टी ना सिर्फ ऑपोजिशन के फ्रंट एंड सेंटर है, लाहौर के जलसे में भी बिलावल भुट्टो जरदारी की जो तकरीर थी वो ज़्यादा मुअस्सर थी बाकियों की तकरीरों की निस्बत। तो मुस्लिम लीग नवाज ने ये, और मैं समझता हूँ ये उनकी एक जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफ़ी हद तक पंजाब में फिर से मकबूल कर रही है। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, और मेरा ख्याल में पीपल्स पार्टी भी अगर इस मूव के साथ बढ़ रही है तो क्योंकि देखा जाए तो मुश्किलात भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, लोग परेशान भी हैं। तो अगर लोगों की परेशानियों को ये पॉपुलर एक तरह से वॉइस को अगर आप पैट्रोनाइज कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपको इस कंपेन का हिस्सा तो रहना चाहिए। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि जब पनामा केस के अंदर तहरीक इंसाफ अकेली चल रही थी नवाज शरीफ के खिलाफ, लेकिन आखिरी दिनों में जब जजमेंट्स आ रही थी तो पीपल्स पार्टी की जो है वो क़यादत भी आके कहीं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो गई थी, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि ये एक बड़ा पॉपुलर बयानिया है और इसके साथ खड़े होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी का यहाँ तक तो बड़ा दुरुस्त फैसला है कि क्योंकि लोग मुश्किल में हैं और अपोजिशन को इसी तरह सड़कों पर होना चाहिए और आवाम की बात करनी चाहिए। लेकिन जब कोई इस तरह का फैसला करने का वक्त आएगा कि जिसमें आपको खुद कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ लूज़ करना पड़ेगा, और वो लूज़ करके आपकी और उसके नतीजे में गेन करने वाला कोई और होगा, तो मेरा ख्याल में वो बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा, वो इतनी आसानी से आप नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आखिर पे जब फैसला होगा वो कहीं आसिफ जरदारी साहब का विजडम अपना रोल प्ले करेगा। वहाँ पे फिर जो इमोशनल ड्राइव एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की है वो काम नहीं करेगी, और मुझे लगता है कि वहाँ पे चीज़ों को फिर मेरिट पे देखा जाएगा, और मेरिट यही बनता है कि आप पार्लिमान का हिस्सा रहें, इस्तीफे ना दें, और लगता ये है कि खान साहब को अगला वक्त भी आप दें। और अगर ये एक तरह से बुनियादी तौर पे फेलियर का शिकार हो रहे हैं तो वो क्यों चाहेंगे कि वो सियासी शहीद बने और जाके वो फिर आवाम से ये कहें कि देखें उनको एक मुनासिब वक्त नहीं दिया गया, उनकी हुकूमत वक्त से पहले ख़त्म कर दी गई। वरना माजी में भी हमेशा यही होता रहा है कि अर्ली जो पहले साल होते उसके अंदर कोई भी हुकूमत मुश्किलात का शिकार होती है और आगे जाके डिलीवर करती है। तो मैं नहीं समझता कि शायद पीपल्स पार्टी इस ऑप्शन की तरफ जाएगी जिसके अंदर इस्तीफे देने हैं या कोई बहुत बड़ा धरना देना है
या कोई मार धाड़ की तरफ जाना है। मुझे नहीं लगता ठीक। कि उस और तरफ आखिर जाएंगे। में जनाब ये भी शायद कि हुकूमत का जो इसमें किरदार है काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटिंग रहा है। अब शेख रशीद साहब को जब आपने इंटीरियर मिनिस्टर तकर्रर कर दिया है तो ये भी बताता है कि हम मुस्तकबिल में क्या कुछ देखेंगे। रवैया ज़्यादा से ज़्यादा जारहाना होता जा रहा है, ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है। एनआरओ की वही बातें की जा रही हैं, ये बात नहीं हो रही कि हमें ऑपोजिशन के साथ बैठना चाहिए। कुछ वही रवायती कलमात सुनने को मिल लेते हैं कि जी बैठ जाते हैं, हम बैठने को तैयार हैं। इस शो पे पीटीआई के वज़रा और सीनियर मेंबरान कह चुके हैं कि जी हम बात करने को तैयार हैं, वो क्यों नहीं बात करते हमारे साथ। लेकिन जब आप उनके मैसेज को सही तरह असेस करें तो उसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ शराजी साहब, सब चाहते हैं कि पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इसी तरह चलता रहे, लेकिन अब क्या वो वक्त नहीं आ गया कोरोना वायरस को सामने रखते हुए और जो ये एक सियासी कि अग्रेसिव टोन बनी हुई है उसको सामने रखते हुए कि अब आप इन लोगों के साथ बैठ जाएं, पीडीएम के जलसे ये जो एक सिलसिला चल रहा है पूछ लें उनसे कि जी क्या क्या इश्यूज़ हैं, उन पर बैठ के हम बात कर सकते हैं। और अगर कोई हल्के खोलने हैं जो आप पहले कहा करते थे हम कंटेनर दे देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ भी आ जाएं, रिकाउंट्स कर लें, लेकिन अब जो मामले का हल है सर तय तक पहुंच पाएं। क्या कहते हैं शराजी साहब? मेरा ख्याल है आखिरी रास्ता यही है और यही एक मुनासिब रास्ता है कि गुफ्तगू के ज़रिए, एंगेज करने के ज़रिए ही आप मामलात को हल कर सकते हैं। और मेरा ख्याल में अपोजिशन को भी इस बात का एहसास है, वहाँ पे भी जो समझदार लोग हैं उनका ख्याल ये है कि अगर सड़कों पे आएंगे और तसादम की तरफ जाएंगे तो इससे बुनियादी तौर पे सिस्टम को नुकसान हो सकता है, सिस्टम लपेटा जा सकता है। तो मेरा ख्याल में ये एहसास खुद हुकूमती कैंप्स में भी हमें नज़र आना चाहिए, जो बदकिस्मती से अभी तक नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोग ज़रूर ये बात कर रहे हैं बट इनिशिएट तो उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने करना है ना। तो वो मेरा ख्याल में ये जो एनआरओ का बयानी है उसको साइड पे रख के तो ज़रा खुले दिल के साथ अगर अपोजिशन को एक संजीदा किस्म की कोशिश करें तो मेरा ख्याल में अब भी उनके कैंप्स के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो गुफ्तगू पे यकीन भी रखते हैं और गुफ्तगू करना भी चाहते हैं। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद कुछ बैनुल अमूर पर बात करेंगे। अफगानिस्तान में इनखला की बात करेंगे और जो अफगान तालिबान की डेलीगेशन की मुलाकात हुई है वज़ीर ख़ारजा के साथ, फॉरेन ऑफिस के साथ, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहरा। जैसे आप सुन रहे थे, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर ये अहद किया कि फैसिलिटेटर के फ़राइज़ अंजाम देगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अमन की सूरत हाल पैदा करने का के लिए एक बुनियादी किरदार अदा करेगा। अफ़गान तालिबान के डेलीगेशन की मुलाकात ना सिर्फ फ़ॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के साथ भी हुई। रियासत पाकिस्तान का बयानिया वही है कि जो भी अमन का प्रोसेस हो उसको अफ़गान लेड होना चाहिए और उसमें किसी और क़ुव्वत की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ हैं इसी पर बात करने के इस्लामाबाद में डॉन न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट नवीद सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया नवीद साहब शो में शामिल होने का, अपना वक्त हमें देने का। ये बताइएगा जनाब कि अब जो डेलीगेशन की मुलाकात हुई है, अमेरिका में भी एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन होने को जा रहा है, किस तरह देखते हैं नवीद साहब जो इनखला है अमरीकी अफवाज का, वो उसी ट्रजेक्टरी पे चलता रहेगा सर? क्या कहते हैं? जी देखिए, इसी चीज के ऊपर अब अमेरिका भी कंसर्न है कि क्योंकि जो पेस ऑफ नेगोशिएशंस हैं, जो रफ्तार है, उसके ऊपर अमेरिका को बहुत ज्यादा तशवीश है और इसके साथ साथ अफगान हुकूमत को बहुत ज्यादा तशवीश है, क्योंकि फरवरी में तालिबान अमेरिका जो अमन मुज़ाकरात हुए थे और फिर अमन मुआहिदा हुआ जिस पर अमेरिका राजी हो गया था गैर मुल्की अफवाज के इनखला का 2021 तक इनखला करना है, उसके ऊपर जो बातचीत जारी थी काफी अहम वो मुआहिदा था। और उसके बाद इंट्रा अफगान मुज़ाकरात हुए और दोनों अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान का जो पॉलिटिकल कमीशन है दोहा में उनकी मुलाकातें हुई। और अहम तरीन डेवलपमेंट यह है असद साहब कि 12 सितंबर को जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे, 2 दिसंबर को इंट्रा अफगान जो मुज़ाकरात 12 सितंबर को शुरू हुए, उसके ऊपर 2 दिसंबर को एक मुआहिदा हुआ जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर यानी कवायद उसूल ज़वाबित के ऊपर इत्तेफाक पाया गया इन अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के माबैन। और ये 14 दिसंबर तक ये मुज़ाकरात जारी रहे और जिसके बाद 20 दिन का वक्फा दोनों ने
दोनों की एग्रीमेंट के बाद 20 दिन का वक्फा हुआ। 5 जनवरी को इंट्रा अफगान मुज़ाकरात दोबारा होने हैं। नवीद, बिल्कुल नवीद, ये जानना चाहेंगे कि बुनियादी तौर पे तालिबान को इस बात पे एतराज़ था कि अब नया जो अगला दौर है वो काबुल में नहीं होना चाहिए, अगर वो भी दोहा में कंटिन्यू करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बार बार स्पॉयलर्स की बात की जा रही है, तो किसकी तरफ इशारा दे रहे हैं? क्योंकि आप फॉरेन ऑफिस के अंदर कुछ ब्रीफिंग्स भी लेते रहते हैं, तो क्या खदशात हैं पाकिस्तान को, किस प्रोसेस को कौन डिसमेंटल कर सकता है? जी काफी आज हमने कुरेदने की कोशिश की है तर्जुमान दफ्तर खारजा को, दीगर आला हुकाम को। उन्होंने वाज़े तौर पर इसका इशारा तो नहीं दिया, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि तालिबान अफगान हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। और शुक्रिया शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। शराजी साहब, जैसे आपने सुना, और इसको लिंक कर लेते हैं सर, कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मोईद यूसुफ साहब, और अभी जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसी मौजू पर बात की है कि हिंदुस्तान एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स का सोच रहा है। जो पुराना अमल था वो आपके सामने जनाब के वो किस तरह नाकाम हुए, लेकिन यूएई में और जनाब पाकिस्तान और यूएई के भी ताल्लुकात में अब उसमें बेहतरी की गुंजाइश अब आ गई है, जो कि पहले नहीं थी। लेकिन उसको सामने रखते हुए सर किस तरह देखते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स का एक बार फिर बयानिया हिंदुस्तान में गर्दिश कर रहा है, क्या कहते हैं सर? और फिर क्लोज करते हैं। मेरा ख्याल में एक तो ये है कि पाकिस्तान के साथ आपको पुलवामा के बाद भी कहीं से इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है बड़े एक मोतबर ज़राए से हुई थी, और अब भी लगता है कि वो सिलसिला आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि चीन और रूस की जानिब से हमें बड़े क्रेडिबल एक तरह से इंफॉर्मेशन मिलती है, और जिसकी बुनियाद पे हम इस तरह के खदशात के बारे में खुल के इजहार करते हैं। तो स्ट्रेटजी तो बड़ी अच्छी है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान को इसी तरह इंडिया को एक्सपोज करना चाहिए। और अब तो आपने देखा भी है कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पिछले 15 साल से एक प्रोपेगेंडा चल रहा था सोशल मीडिया को लेके और दूसरे मीडिया पे, तो उसको भी एक तरह से ख़ुद यूरोप के एक इदारे ने एक्सपोज किया। और अबू धाबी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर ख़ारजा का करना मेरा ख़्याल में एक बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस है। तासुर ये था कि शायद इस्लामी ममालिक के अंदर, बिलखुसूस गल्फ़ के अंदर, पाकिस्तान अपना असर रसूख और इम्पोर्टेंस खो रहा है। लेकिन अगर वहाँ बैठ के हमने भारत से मुताल्लिक़ किस तरह का बयानिया दिया है, तो मुझे लगता है कि यकीनी तौर पर ये अबू धाबी की हुकूमत के इल्म में होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा क्या बात करने जा रहे हैं। तो अगर ये बात वहाँ पे बैठ के वो की है उन्होंने, तो इसकी अहमियत ज़रूर है। और मुझे लगता है कि अब चीज़ें उस एंड पे भी बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं सर, एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी सोचना चाहिए और स्ट्रेटिजिक हवाले से सोचना चाहिए कि इससे पहले कभी इतनी इंतहा पसंद हिंदुत्वा नज़रिए के रोशनी में काम करने वाली हुकूमत हिंदुस्तान में पहले पाकिस्तान ने नहीं देखी। एक तरह से एक इरेशनल एक्टर है, और एक इरेशनल एक्टर को काबू में लाने के लिए या उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए, उसकी अग्रेशन को प्रीएम्प्ट करने के लिए नई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की अशद ज़रूरत है। इसी पर उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे आपको अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफिज़।